नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जीके में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे, जिसका नाम है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम केग के नाम से जानते हैं, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग सीएजी केग के नाम से जानते हैं। केग का जो पद है ये भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण पद होता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ध्यान देना कि जिस प्रकार से हमने पढ़ा था भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में, जैसे महान्यायवादी भारत का सर्वाधिक जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, वैसे धन पे जो निगरानी रखने के लिए भारत सरकार का सबसे बड़ा वित्तीय अधिकारी जो है वो केग होता है, जैसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, दोनों प्रकार के कार्य है वो इनके नियंत्रण में रहता है। अब ये जो है हमने पहले भी चर्चा की, हम लोग कंटिन्यू आर्टिकल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भारत के संविधान का भाग जो 5 है, हमने आर्टिकल 52 से शुरू किया था 151 तक, जिसमें हमने 147 तक संघीय न्यायालय के बारे में चर्चा की है। उसके बाद में हमने आर्टिकल 148, आर्टिकल 149, आर्टिकल 150 और आर्टिकल 151। आप देखेंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं, ये अनुच्छेद हैं, ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी केग से संबंधित है। आप देखेंगे कि 48, 49 और 150, 151 ये जो आर्टिकल्स है ये केग से संबंधित है, जिनमें केग से संबंधित जो अनुच्छेद है, इनमें कौन से अनुच्छेद में क्या प्रावधान है, ये सबसे पहले हम देख लेते। इसमें जो है वो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति यानी पद और पद मुक्ति। ध्यान देना, आर्टिकल 148 में ये जो है, इसमें भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां, ठीक है, आर्टिकल 149 में इसमें है संघ और राज्यों के लेखा परीक्षकों की राष्ट्रपति को सलाह है या सूचना जो देना होता है उनके संदर्भ में। और आर्टिकल 151 जो है उसमें रिपोर्ट देनी होती है, यानी अंकेक्षण प्रतिवेदन, ये इसके अंतर्गत शामिल है। आप देखेंगे कि ये जो आर्टिकल्स है, इनमें आर्टिकल 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, आर्टिकल 149 जो है उसमें लिखा है कार्य और शक्तियां, लेकिन 150 बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि भारत में संघ के लिए और राज्यों के लिए एक ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, यानी वही व्यक्ति संघ के कार्यों को देखरेख करता है और वही व्यक्ति इन जो है धन से संबंधित जो भी कार्य है उनके संदर्भ में लेखा जोखा रखने का, इन पे नियंत्रण रखने की जो जिम्मेदारी है वो इसी व्यक्ति की है, चाहे राज्य स्तर हो चाहे केंद्रीय स्तर हो। ध्यान देने की बात है, इनके संदर्भ में कई चीजें हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। हमने पढ़ा इनका पद जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का आर्टिकल 148 के तहत है। अब इनके संदर्भ में है कि राष्ट्र जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इनका चुनाव नहीं होता है, इसकी नियुक्ति होती है। तो हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी नियुक्ति। तो नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कंपटीशन एग्जाम में कई प्रकार के जो प्रश्न हैं वो इनसे संबंधित पूछे जाते हैं
कि भाई नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरी बात है कि नियुक्ति के बाद में इनको शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। तीसरी बात है कि भाई शपथ ले लिया तो ये अगर समय से पूर्व अगर कार्यकाल पूरा होगा उससे पहले अगर त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा, तो ये त्याग पत्र भी राष्ट्रपति के नाम से संबोधित करते हुए त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। तो नियुक्ति, त्याग पत्र और ये जो है ये राष्ट्रपति इनका तय करता है। अब हम बात करते हैं इनके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात, वो बात करते हैं हम लोग योग्यता की। ध्यान देना, योग्यता की। अगर कार्यकाल के बारे में थोड़ा सा हम पहले कार्यकाल के बारे में प्रकाश डाल लेते हैं। कार्यकाल कितना इनका कार्य होगा, तो कार्यकाल जो है वो या तो 6 वर्ष, यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और यहां पे आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कंफ्यूज नहीं होना है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, दोनों में जो पहले हो। ध्यान रखना कि या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में जो पहले हो। मान लीजिए किसी केग की नियुक्ति 50 वर्ष की आयु में हुई है तो वो 56 का होते ही क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, उसे सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। अगर किसी केग की नियुक्ति 60 वर्ष हुई है तो उसका 6 वर्ष का कार्यकाल तो 66 पे होगा, परंतु 65 वर्ष की आयु अधिकतम है तो वो कितना काम करेगा, 5 वर्ष तक ही अपना कार्य है वो कर पाएगा। इस प्रकार से कार्यकाल के संदर्भ में विशेष ध्यान रखना है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, दोनों में जो पहले हो वो केग का क्या होता है, कार्यकाल होता है। अब ध्यान देना कि इनके संदर्भ में और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो है योग्यता के संदर्भ में। ध्यान रखना योग्यता क्या है, तो योग्यता जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान क्या होती है, इनकी योग्यता होती है। ध्यान रखना कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता है वही क्या होती है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की योग्यता होती है। योग्यता के बाद में कि भाई योग्यता किसके समान होती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। इसके अलावा वेतन जो है, वेतन भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इसका वेतन होता है। वर्तमान में पता है आपको कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, वेतन जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। इसके अलावा इनको अगर पद से हटाना है, पद से हटाने का जो प्रावधान है वो भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। यानी महाभियोग की जो प्रोसीजर है, मैंने आपको सर्वोच्च न्यायालय में बताया था। अगर आपने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का टॉपिक अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसमें देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि भाई पद से हटाने की जो प्रोसीजर है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कब हटाया जाता है, असमर्थता और कदाचार का आरोप लगा करके। और उसमें भी उसको क्या करनी पड़ती है, पहले सूचना देनी पड़ती है, फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से, जैसे लोकसभा में 100 सदस्य, राज्यसभा में 50 सदस्य कम से कम। उसके बाद में 3 सदस्यीय जो समिति होती है, वो समिति क्या करती है कि उसकी जांच करती है। अगर वो कदाचार का दोषी पाया जाता है तब जा करके फिर सदन में कार्यवाही होती है। उपस्थित और बहुमत जो देने वाले जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो न्यायाधीश हट जाता है। वैसे ही केग है उसका भी पद मुक्त हो जाता है, उसका भी पद से वो हट जाता है। तो ये कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं संविधान के प्रावधान में कि भाई नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, त्याग पत्र कौन किसको देता है, कार्यकाल कितना होता है, योग्यता क्या होती है, वेतन क्या होता है, पद से
कैसे हटा सकते हैं। ये कई चीजें हैं जो इस केग के संबंध में एग्जाम में पूछी जाती हैं। और हम बात करें इसके संबंध में, क्या केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग होते हैं? नहीं, ये क्या होता है कि केंद्र के लिए नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक होता है, सीएजी जो होता है, ये सीएजी क्या करता है, ये सीएजी राज्यों में क्या करता है, अकाउंटेंट जनरल जो क्या करता है, सीएजी का अभिकर्ता होता है, एजेंट होता है या प्रतिनिधि होता है, ठीक है। उसके रूप में प्रत्येक राज्य में अकाउंटेंट जनरल है, वो राष्ट्रपति के परामर्श से करेगा। ऐसे नहीं कि जैसे कि को जो अच्छा लगे, क्योंकि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के परामर्श से वो क्या करता है, अकाउंटेंट जनरल है वो राज्यों में नियुक्त करता है। वो जो है इसका प्रमुख काम क्या है, हम इस केग के कार्यों के संदर्भ में थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। तो थोड़ा सा आपको ये चीजें जो है केग के संदर्भ में, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा देखते हैं केग की संरचना। केग जो है, ये केग क्या है, एक संस्था है, लेकिन किस प्रकार की संस्था है, ये एकल सदस्यी संस्था है। एकल सदस्यी क्या है, संस्था है, यानी इसमें प्रमुख व्यक्ति एक ही होता है और अकाउंटेंट जनरल है वो उसके द्वारा राज्यों में नियुक्त किए जाते हैं। यही अकेला व्यक्ति है जो कि क्या करता है कि संपूर्ण भारत के जो धन है उस पर निगरानी रखता है। किस प्रकार से रखता है, उसके कार्यों के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो हम अगली बात पर करते हैं केग के कार्य एवं शक्तियां। कार्य एवं शक्तियां, ध्यान रखना कि केग जो है ये केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के जो धन है, धन के यानी आय और व्यय दोनों का क्या करता है, उनका हिसाब किताब रखता है। कहां से कितनी आमदनी हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है, जो जनता का टैक्स का पैसा आ रहा है वह टैक्स का पैसा कहीं ऐसे काम में तो खर्च नहीं हो रहा जहां पे खर्च नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहीं पे घोटाले तो नहीं हो रहे, जैसे कि आपको पता है 2G स्पेक्ट्रम है, कोयला घोटाला है, ये उजागर किसने किया था, केग के द्वारा किया गया था। उस केग के द्वारा ये पाया गया कि ये जो है इस प्रकार की जो 2G जो स्पेक्ट्रम है उसमें जो धन है उसका क्या हुआ है, अपव्यय हुआ, क्योंकि ये जो धन है ये जनता का धन है और जनता का धन है तो ये जो है, ध्यान देना कि मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई, इसका कार्यकाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है वो, और इसको पद से हटाने की जो प्रोसीजर है वो भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। कार्यकाल या तो 6 वर्ष पूरा हो गया या 65 वर्ष। अगर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हो तो इसकी स्वतंत्रता पे क्या होती, क्षति होती, हानि होती, और ये अपना काम है वो सही प्रकार से नहीं कर पाता, नियंत्रण में रहता, दबाव में रहता तो नहीं कर पाता। ये स्वतंत्र है, नियुक्ति करता है, लेकिन 6 साल से पहले इसको नहीं हटा सकते। अगर पद से हटाना होता है तो कदाचार और असमर्थता के आरोप में हटा सकते हैं, जो कि संभव बहुत कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये स्वतंत्र रूप से क्या कर पाता है, कार्य कर पाता है। तो ये क्या करता है, मुख्य रूप से केंद्र और राज्य दोनों की जो धन है उस धन की क्या करता है, निगरानी रखता है कि भाई कितना, उसका पूरा जो है वो लेखा जोखा करने का जो कार्य होता है वो किसका होता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का होता है। उसके बाद में दूसरा काम, यानी यही जो काम है, यानी ये जो लेखा विभाग है, इस लेखा विभाग का क्या होता है, ये प्रमुख व्यक्ति होता है, लेखा विभाग का प्रमुख होता है। तीसरा इसका प्रमुख कार्य खर्चे की वित्तीय आलोचना, नियंत्रण एवं कार्यवाही। अगर कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई खर्च करती है
अगर उस खर्च को सही प्रकार से नहीं करती तो उसकी आलोचना करने का अधिकार है, उस पर नियंत्रण करने का अधिकार है, उस पर कार्यवाही करने का अधिकार किसको होता है? केग को होता है। इसके अलावा जो भारत की संचित निधि, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या भारत की संचित निधि पर नियंत्रण रखता है? क्या भारत की संचित निधि और जो आकस्मिक निधि है, संचित निधि और आकस्मिक निधि, दोनों निधियों पर क्या होता है? इसका पूर्ण नियंत्रण होता है। संचित निधि से अगर धन निकालना होता है तो उस पर भी किसकी निगरानी रहती है? केग की। और ध्यान रखना कि आकस्मिक निधि से धन निकालना होता है तो उस पर भी केग की पूरी निगरानी है वो रहती है। इनके अलावा यह क्या होता है? जो लोकलेखा समिति है, हम विस्तार से पढ़ेंगे लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति का मित्र और सहायक उसके रूप में क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, लोकलेखा समिति के मित्र के रूप में और सहायक के रूप में केग है वो काम करता है। इनके अलावा जो केंद्र सरकार है प्लस राज्य सरकार है, उनकी सभी प्रकार की जो प्राप्ति होती है यानी आय होती है, हमने पहले भी चर्चा की है यहाँ पे कि वो जो धन है उनके आय और व्यय दोनों के, ठीक है, केंद्र सरकार की प्राप्ति और व्यय दोनों प्रकार के जो है उन पे पूर्ण रूप से क्या करता है? निगरानी रखता है, खर्चे का हिसाब रखता है। इनके अलावा केंद्र और राज्य के अलावा जो स्वायत्त संस्थाएं हैं उनके संदर्भ में भी उनके भी काम का जो लेखा जोखा है वो इनके द्वारा, केग के द्वारा लिया जाता है। जनता के धन के रक्षक, हम यूं कह सकते हैं कि ये देश की जनता है, क्योंकि जो टैक्स होता है उसका पैसा होता है, तो जनता के जो धन है उस धन के रक्षक के रूप में क्या करता है? यह कार्य करता है। ठीक है, के रूप में कार्य करता है। इनके अलावा आपको पता है कि जैसे हमने चर्चा की है जो कोयला घोटाला है, स्पेक्ट्रम घोटाला है, तो ऐसे घोटाले जो है वो किसके द्वारा उजागर किए जाते हैं? वो केग के द्वारा ही उजागर किए जाते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो एग्जाम में केग के बारे में पूछी जाती है, वर्तमान में जो केग है, क्योंकि इनका केग का काम या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है, वर्तमान में जो केग है ये है राजीव महर्षि, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान केग राजीव महर्षि। ठीक है, इनके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो प्रथम केग है, प्रथम वो थे वी हरहरि राव। ठीक है, ये 1948 से है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि केग का जो गठन है ये कब किया गया था? 1948 के बाद में वी नरहरि राव और वर्तमान में है राजीव महर्षि। ये है केग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। आगे जो है हम और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग कंटिन्यू इनका स्टडी है वो करते रहें, और इनके संदर्भ में जो मैंने आपको जो टॉपिक्स आपको बताया है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, इनसे संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, इनसे संबंधित जितने भी जो टॉपिक्स हैं उनके जो लिंक हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इनको जरूर पढ़ें। उसके बाद जो पॉलिटिकल साइंस के जितने संविधान के, राज्य व्यवस्था के जो टॉपिक्स हैं वो आने वाले जो वीडियोज हैं उनमें सब में सारे टॉपिक्स है वो ऐड कर दिए जाएंगे।